नमस्कार दोस्तों, पीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक श्री हरिराम प्रभु जी। आइए करते हैं उनसे कुछ खास बातचीत। मैं चंद्रशेखर क्रांति विचार वाहिनी के राष्ट्रीय संयोजक हरिराम चौबे देशवासियों से एक अपील करना चाहता हूँ, वो भी देश हित में। और मैं ये आग्रह करता हूँ कि देश को बचाने में आपकी महती भूमिका होगी। आज जगह जगह हमारे देश को जलाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो आंदोलन के रूप में हो, मांग के रूप में हो, या धर्म के नाम पर हो, राजनीति के नाम पर हो। और उस आंदोलन को विदेशी ताकतें हवा दे रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 1946 में नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी थी। उस समय देश को बांटा गया। 1947 में आज़ादी का ढोंग रोचा गया और उस समय भी देश को गुमराह करने का प्रयास किया गया। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो दस्तावेजों के आधार पर या कांग्रेस के क्रियाकलापों के आधार पर यह दावा के साथ कह सकता हूँ कि आज़ादी नहीं बल्कि कांग्रेस को अंग्रेजों ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। 1947 में आज़ादी के पश्चात पाकिस्तान ने जिस लॉर्ड माउंटबेटन अंग्रेज को अपने यहाँ रहने नहीं दिया, उसको नेहरू ने उसी के नेतृत्व में सत्ता संभालते हुए आगे का कार्य प्रारंभ किया। और उसी के इशारे पर भले ही संविधान अपना लिखा गया हो, लेकिन सारे कानून अंग्रेजों वाला ही लागू किया गया। दूसरी बात यह है कि मैं पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेज यहाँ से गए, हमारा संविधान का निर्माण हुआ, तो संविधान अंग्रेजी में क्यों लिखा गया? 1954 में यही जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ बोर्ड का गठन कराया। आज जो है भारत के लिए बहुत ही सरदर्द बना हुआ है और वो वक्फ बोर्ड जगह जगह भारत में जमीन कब्जिया रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है। अगर उस पर उंगली उठाओ या उनका खिलाफत करो तो जगह जगह आग जलाए जा रहे हैं। यही नहीं, जिस इंदिरा गांधी को गांधी परिवार की प्रधानमंत्री, जिसे हम आयरन लेडीज कहते हैं, कि 71 में उन्होंने बांग्लादेश को अलग किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने के पश्चात कितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में शरण दे करके भारत के लोगों को परेशान करने का काम किया गया। क्या इंदिरा गांधी को हम जो सम्मान दिए उसके मुताबिक भारत को अग्रसर करने में इनका कोई योगदान नहीं है? ये मैं दावा के साथ कहता हूँ। क्यों कि जिस भारतवर्ष में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 16 में हुई, उसके 4 वर्ष बाद यानी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम लीग की
अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना हुई। अब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी के लिए समान कानून है, लेकिन 1981 में इंदिरा गांधी के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे करके पूरा विश्वविद्यालय को मुसलमानों के पक्ष में किया गया। वहाँ पर अन्य को किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, न भारत का कानून वहाँ पर काम करता है, जबकि हमारे ही सब्सिडी से, हमारे ही पैसों से वो विद्यालय चलता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो हमारा संविधान 50 में लागू हुआ, उसमें सेकुलर और सोशलिज्म शब्द नहीं था, लेकिन 1976 में 42वां संशोधन, वो भी ऐसे संशोधन जो कि न पार्लियामेंट से न किसी कानून के तहत किया गया। एक तानाशाही के ऊपर इंदिरा गांधी ने हमारी प्रस्तावना को ही चेंज करके उसमें सेकुलर शब्द का समावेश किया, सोशलिज्म का समावेश किया। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको अधिकार था? और वो भी जब 1976 में सेकुलर शब्द संविधान में जोड़ा गया तो उसको दिखाया गया कि ये बैक से काम करेगा, यानी कि 26 जनवरी 1949 को जब संविधान बनकर के तैयार हुआ, उस समय से सेकुलरिज्म को जाना जाए। ये देश के प्रति कितना धोखा हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का गठन कौन कराया? इंदिरा गांधी ने कराया। और उसको, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ एक एनजीओ है और उसको ऐसा महत्व दिया गया जो कि हर संस्था, हर बैठक में उनका नाम लेकर के उनको ऐसे बढ़ा दिया गया जैसे कि सरकारी कोई संवैधानिक संस्था हो, जबकि वो मात्र एक एनजीओ है और उसके माध्यम से हिंदुओं को दबाने की कोशिश की गई। तीसरी बात यह है कि जनगण मन 1971 में इन्होंने एक ऐसा कोड बनाया कि जनगण मन को कितने समय में गाया जाएगा, किस स्थिति में गाया जाएगा, जबकि आज़ादी से जनगण मन का कोई रिश्ता नाता नहीं था। वंदे मातरम के गीत पर ही हमारे क्रांतिकारी चाहे फांसी के फंदे पर झूलते हो, चाहे क्रांति के मैदान में कूदते थे, यही हमारा आज़ादी का मुख्य गीत था। लेकिन उसको दरकिनारे करके जनगण मन, जो जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गीत बनाया गया था, उसको हम स्वीकार किए और उसके लिए कोड बनाया गया। चलिए, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, ये हमारा राष्ट्रगान है तो राष्ट्रगान का हम सम्मान करते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है, जितने विदेशी आक्रांता, चाहे अंग्रेज हो या मुगल हो, जिनके द्वारा सनातन को मिटाने का प्रयास किया गया, उससे ज़्यादा कांग्रेस ने इस देश को बर्बाद करने का काम किया। लोग कहते हैं कि रावलकिला यूनिवर्सिटी, ITI, ये सब कांग्रेस की देन है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि कांग्रेस ने इस देश में केवल रॉ मटेरियल तैयार किया और सारा बेचने का काम किया है। कांग्रेस इस देश की भला नहीं किया है, बल्कि इस देश को एक उपयोग की तरह, एक बाजार की तरह इस्तेमाल करके ये के सारे संसाधनों को लूटने का प्रयास किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे क्रांतिकारियों को आरोपित किया गया
कलंकित किया गया, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सावरकर हो। क्या जालियांवाला बाग के हत्यारे के विषय में कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? अंग्रेज यहाँ से 45 ट्रिलियन डॉलर लूट करके ले गए, उस पर कांग्रेस का नेता या कांग्रेस क्यों नहीं बोलती है? तो कहने का तात्पर्य यह कांग्रेस केवल ए ह्यूम की औलाद है और बिना इसको कांग्रेस भारत से बाहर किए हुए देश का कल्याण होने वाला नहीं है। आज इनका अंत निश्चित है, जिसके चलते फड़फड़ा करके पूरे देश में ये आग लगाने का काम कर रही है। अब किसान आंदोलन को ही देख लीजिए, चाहे किसान आंदोलन भले ही सहानुभूत किसानों का ले रहा हो, लेकिन ये शुद्ध रूप से खालिस्तानी आंदोलन है। अगर लखीमपुर की घटना को लोग याद करते हैं, चाहे उस पर जो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, मैं दावा के साथ कहता हूं कि लखीमपुर में जो किसान आंदोलन के दरमियान जो हत्या की बात हो रही है, उसका जिम्मेवार स्वयं किसान आंदोलन के रूप में वहां पर पहुंचे खालिस्तानियों के द्वारा दिया गया परिणाम है। भले ही न्यायालय के द्वारा जो भी फैसला है आए वो अलग की बात है, लेकिन वहां पर चश्मदीदों से पता चला है कि वो आंदोलन शुद्ध रूप से खालिस्तानी आंदोलन था, उसमें लखीमपुर के लोगों का दोष नहीं। मैं वहां के मंत्री अजय मिश्र टेनी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो कि खालिस्तानियों का पैर जमने नहीं दिया। मैं एक बार फिर देश के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आज फिर वो जलाने का कार्य शुरू हो गया है। आप स्वयं बाहर आइए और देश को बचाइए। ये आतंकी आतताई लोग फिर से देश को जलाने का कार्य प्रारंभ कर दिए हैं। अगर इस समय नहीं आएंगे तो देश कैसे बचेगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आज़ादी हमने बहुत कुर्बानी देने के बाद हासिल किया है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इन पर आप नज़र रखिए और इनसे मुकाबला करने के लिए कि कैसे इनको शांत किया जाएगा, थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।